नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एचएससी सीईटी मेंस और ग्रुप डी को फोकस करते हुए हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और आज एक और बेहतरीन सेशन में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हंटर जेप हरियाणा के किस जिले में है। ठीक है, तो ये उद्योग है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा, कौन सा उद्योग है, तो हंटर जीप उद्योग। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर हंटर जीप उद्योग है ये हरियाणा के सिरसा जिले में रहेगा। कहां पर रहेगा भाई, सिरसा जिले में। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको यह बताना है कि हरियाणा में प्रथम जो उद्योगों का विकास हुआ था, पहली बार प्रथम बार उद्योगों का जो विकास हुआ था वो कब से शुरू हुआ था, औद्योगिक विकास कब से शुरू हुआ था। उसके बाद आपको बताना है कि भाई हरियाणा में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी। हरियाणा में प्रथम बार जो औद्योगिक नीति आई थी वो आपकी कब आई थी। ठीक है, तो ये आपको औद्योगिक नीति के बारे में बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि भाई जो हरियाणा में सहज एक्ट है ये कब लागू हुआ था, सहज एक्ट है ये कब लागू हुआ था। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद आप आंसर कर सकते हैं हरियाणा में वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। उसके बाद हरियाणा का एक आता है ग्रामीण खाद्य बोर्ड। ठीक है, हरियाणा ग्रामीण खाद्य उद्योग बोर्ड है, तो इसके बारे में आपको बताना है। हरियाणा ग्रामीण खाद्य बोर्ड की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है हरियाणा में एक सरस्वती शुगर मिल रहेगी। क्या रहेगी, सरस्वती शुगर मिल। इसकी स्थापना कब होती है। इसके साथ साथ आप बेलापुर पेपर इंडस्ट्री के बारे में बता देंगे, इसकी स्थापना है ये कब हुई थी। बेलापुर पेपर जो मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी। और एक भारतीय स्टार्च केमिकल, ठीक है, किसके बारे में, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना है ये आपकी कब हुई थी। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनके आपको धीरे धीरे करके आंसर करना है। देखो जी, हरियाणा में पहली बार अगर उद्योगों के विकास की बात की जाए तो ये ध्यान रखेंगे 1980 में हरियाणा में उद्योगों का विकास शुरू हुआ। हरियाणा में पहली बार औद्योगिक नीति तो 2011 में आई थी, लेकिन आपसे पूछ ले हरियाणा में नई औद्योगिक नीति है ये कब लागू हुई है। ठीक है, आपसे क्या पूछ ले, अगर नई उद्योग नीति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे भाई ये 2020 में लागू हुई है। कब हुई है ये, 2020 में। उसके बाद हरियाणा का सहज एक्ट कब लागू हुआ, तो देखो जी सहज एक्ट की बात करें तो 2006 को ध्यान रखेंगे। सहज क्या होता है, तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहां पर जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी आती है उसके लिए जो नियम है, आर्थिक नियम है, वो बड़े उदार और बड़े सरल होते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है क्योंकि ये सीटी का एक अलग से पूरे का पूरा टॉपिक है। तो इसको आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं जहां पे हमने हरियाणा की पूरी इकोनॉमी है वो आपसे कराई है। उसके बाद हरियाणा वित्त निगम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1 अप्रैल 1967 को। और इसके अलावा हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है ये आपकी हुई थी फरवरी 1969 को। कब हुई थी, फरवरी 1969। और शायद इसकी जो डेट है वो आपकी रहने वाली है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है 1969। हरियाणा सरस्वती शुगर मिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। बेलापुर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो ये आपकी 1929। और भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, इसकी स्थापना होती है 1938। ये भाई बड़े महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहां पर कराने का काम किया है। ठीक है, तो ये हंटर जीप उद्योग है ये आपका कहां पर रहेगा, सिरसा जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अनकाई दलदल किस जिले में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन आपका कहां से उठा है, ज्योग्राफी से, हरियाणा के भूगोल से। अब आप मेरे को बता दो हरियाणा को भूगोल की दृष्टि में कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक है, हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया है, हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा को भौगोलिक रूप से कितने भाग में डिवाइड किया है, किससे, भौगोलिक रूप से हरियाणा का जो विभाजन किया है
है वो कितने प्रकार से किया है। दोनों में आप फर्क समझना, ठीक है, जिनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। ये आपका 3 भागों में हरियाणा का भूगोल बटा हुआ है, जबकि हरियाणा का जो भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास 8 भाग रहने वाले हैं। कितने भाग रहेंगे, तो आप कहेंगे सर 8 भाग रहेंगे। उसके बाद आता है हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा होगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, आपसे यह भी कह सकता है कि भाई जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है, उस शिवालिक क्षेत्र का या फिर हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो ध्यान रखेंगे यहां पर वो चोटी आती है जिसका नाम होगा करोह, और ये 1514 मीटर ऊंची रहेगी। कितनी, 1514 मीटर ऊंची रहेगी, जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे मोरनी की पहाड़ी पर स्थित रहेगी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपने नाम सुना होगा अरावली पर्वतमाला का, ठीक है, तो आप मेरे को यह बता देंगे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। सबसे ऊंचा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप किसको करेंगे, तो आप कहेंगे सर वो डोसी की पहाड़ी, उस गांव का नाम रहेगा कुलताजपुर। ठीक है, तो ये कुलताजपुर गांव ध्यान रखेंगे। और इससे डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 652 मीटर, जहां पर हमारे जो 54 ऋषि हुए हैं उसने 54 परास देने का काम किया है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा कि भाई जो हमारा अरावली है, इस अरावली का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार कहां पर रहेगा, तो वो जिला आपका रहेगा गुरुग्राम। कौन सा जिला रहेगा, गुरुग्राम। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में देखने को मिलता है। सबसे अधिक विस्तार की अगर बात की जाए तो यह आपका गुरुग्राम जिले में, कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम जिले में। उसके बाद आता है कि भाई हरियाणा का जो कुल भूगोल है उसमें हमारा शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, हरियाणा के क्षेत्रफल, हरियाणा के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में, कितने प्रतिशत भाग में क्या रहेगा, आपका शिवालिक क्षेत्र रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1.67% जो भाग है वहीं पर हमारा शिवालिक क्षेत्र रहेगा, जबकि तरंगित मैदान की बात करें तो लगभग 93.5% भाग है वहां पर हमारा तरंगित मैदान या फिर मैदानी भाग है वो हरियाणा का यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो कितने भाग पर शिवालिक की जो पर्वतमाला है वो रहेगी आपकी 1.67% है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अभी देखो अनकाई दलदल के बारे में पूछा था, और ध्यान रखेंगे ये जो अनकाई दलदल है इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं समुद्र तल से, तो इसकी हाइट बताई जाती है 200 मीटर से भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ये कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में रहेगा। लेकिन वो प्रॉपर स्थान पूछ ले, जो सबसे नीचा स्थान है तो उसका नाम क्या होगा, नाथू श्री चोपटा, जो कि आपका सिरसा जिले में स्थित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चौधरी देवीलाल चौटाला का जन्म कब हुआ था। देखो जी, तो चौधरी देवीलाल चौटाला यहां पर अगर बात करें डेट की तो ये 25 सितंबर 1910, सभी में 25 सितंबर है, इसका मतलब 25 सितंबर की डेट तो सही है। लेकिन 1910, 1918, 1920, 1915 तो हम क्या पढ़ते हैं, 1914 पढ़ते हैं। ये देखो ये एचएससी का पूछा गया क्वेश्चन है और वहां पर आपके पास डेट यही आई थी, और आप क्या पढ़ते हो कि जी इसका जन्म तो हुआ था 1914 25 सितंबर को। लेकिन ध्यान रखेंगे फिर एचएससी ने क्या मानना, इसका आंसर है 25 सितंबर 1915 मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सटीक आंसर है वो आपका क्या आएगा, 25 सितंबर 1914 को क्या हुआ था, इसका तेजा खेड़ा में जन्म होता है किसका, ताऊ देवीलाल का। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ताऊ देवीलाल से महत्वपूर्ण कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। ये हरियाणा के प्रथम, ये क्या रहे थे, तो आप कहेंगे हरियाणा के प्रथम, अगर आपसे संसदीय मंत्री का नाम पूछ ले, हरियाणा के पहले संसदीय मंत्री तो वो कौन हुए हैं, तो आप कहेंगे सर ये ताऊ देवीलाल हुए हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, ये हरियाणा के कुल कितनी बार, तो आप कहेंगे सर कुल 2 बार क्या बने हैं, सीएम बने हैं। पहली बार तो 1977 से लेकर 1979 तक ये हरियाणा के सीएम रहे। उस समय पे पहली आपको पता है भारत में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और हरियाणा में जनता दल के सपोर्ट से, इसने पार्टी नहीं बढ़ाई थी, जनता दल की तरफ से क्या बने थे ये, तो आप कहेंगे सर ये
के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दूसरी बार 1987 में, ठीक है, 85 सीटें जीतने का काम किया था 90 में से, और 1989 तक क्या रहे थे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जो मैंने डेट लिख दी। उसके बाद ये भारत के कितनी बार उप प्रधानमंत्री बने, तो ये भारत के 2 बार ही क्या बने हैं, उप प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, और वो 2 बार कब कब बने, तो आप कहेंगे सर एक बार तो ये 1989 से लेके 1990 तक है, और दूसरी बार 1990 से लेके 1991 तक, ठीक है। और जब ये उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय इसके पास कौन सा विभाग हुआ करता था, तो आप कहेंगे कृषि विभाग इसके पास होता था, और ये भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री है वो बने हैं। इसके बाद भारत का जो 7वां उप प्रधानमंत्री है वो बना था लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। और भारत में अभी तक टोटल 7 उप प्रधानमंत्री ही बने हैं। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो बने थे। तो ध्यान रखेंगे अभी तक 7 बने हैं, और ये 6वें नंबर के उप प्रधानमंत्री हैं वो बने थे, ठीक है। इसके अलावा और भी उपलब्धि इसके हाथ है, और वो क्या है, इसके नाम है, सॉरी, ये 1929 में हमारा एक लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 1929 लाहौर का अधिवेशन है, और इस अधिवेशन में ताऊ देवीलाल के द्वारा हरियाणा का क्या किया गया था, तो हम कहेंगे सर प्रतिनिधित्व किया गया था। क्या किया गया था मेरे भाई, हरियाणा का प्रतिनिधित्व। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1930 में इसको क्या होता है, तो ये जब स्कूल में पढ़ा करते थे, छोटे बच्चे ही थे, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था केशवानंद, ठीक है। और जो ये केशवानंद है इसके द्वारा नमक की पुड़िया बनाई गई थी, और केशवानंद द्वारा बनाई गई जो नमक की पुड़िया है वो ताऊ देवीलाल के द्वारा खरीद ली जाती है, तो इसको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो 1930 में ध्यान रखेंगे केशवानंद के द्वारा बनाई गई जो नमक की पुड़िया है, ठीक है, नमक की पुड़िया है, उसी को खरीदने पर इसको क्या कर दिया जाता है, स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना कि भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हुए ताऊ देवीलाल वो कैसे मुख्यमंत्री हुए हैं, अनपढ़ मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन जो किताबें हैं वो लिखती है कि इसने 10वीं पास की थी, तो आपको पता ही है भाई पहले ओपन से हो जाया करती 10वीं, तो इसने भी कर ली होगी ओपन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्कूल से इसको निकाल दिया गया, और ये दोबारा स्कूल में जाने का इसने प्रयास नहीं किया। फिर एक 1952 में एक आंदोलन हुआ, ठीक है, और उसका नाम है मुजावता आंदोलन, ठीक है, मुजावता आंदोलन। और इस मुजावता आंदोलन में हरियाणा की तरफ से इस आंदोलन का क्या किया था, इसने प्रतिनिधित्व किया था। इस बात के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या था, तो भाई स्वतंत्रता जो हमारा संघर्ष चल रहा था, उस स्वतंत्रता के संघर्ष में इसने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और ध्यान रखेंगे ये जो हमारे हैं, तो हमारी लाहौर में एक जेल रहेगी, वहीं पर ये क्या हुए थे, बंदी बनाए गए थे, इसको जेल में बंद रखा गया था, यानी कि उस जेल का नाम था बोस्टन जेल। तो ये आप ध्यान रख लेना, कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो बोस्टन जेल है, उसी में ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल में बंद रहे थे। इसके साथ जब आपको पता है इंदिरा गांधी ने क्या चलाई थी, तो इमरजेंसी लागू की थी, आपातकाल लागू किया था। उस समय पे भारत के बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, और जब भारत के बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद किया तो बारी आती है अपने देवीलाल की भी। और ध्यान रखेंगे देवीलाल को जो नजरबंद किया जाता है वो हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के साथ, जिसका नाम था मोरारजी देसाई। और इनको नजरबंद कहां पर रखा गया, क्वेश्चन ये बनेगा, तो आप कहेंगे सोहन्ना में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको इमरजेंसी, यानी कि मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं कि भाई जो हमारा आपातकाल था, इसी आपातकाल के दौरान इसको कहां पर है, तो आप कहेंगे सर सोहन्ना में इसको क्या रखा जाता है, तो सोहन्ना में इसको नजरबंद रखा जाता है, कब, आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। थोड़ा सा इस स्लाइड का यूज कर लेते हैं। अपने हरियाणा में किसके क्षेत्र में, तो आप कहेंगे सर कृषि, ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है राज्य का, वो कौन सा रहेगा, तो उसका नाम है ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो ताऊ देवीलाल पुरस्कार है, ये हरियाणा के द्वारा कृषि कार्यों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको ये पुरस्कार है, ये दिया जाता है, जो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार रहेगा। उसके अलावा मैं आपको पढ़ाता हूं कि
भाई चौधरी जो देवीलाल है इसका अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, ताऊ देवीलाल के नाम से आपसे स्टेडियम पूछ लिया जाए तो ये हमारा कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में। कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में। लेकिन ध्यान रखेंगे ताऊ देवीलाल के नाम से हर्बल पार्क पूछ लिया जाए तो ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये चोहपुर यमुनानगर में रहेगा। अगर ताऊ देवीलाल के नाम से क्रिकेट स्टेडियम पूछ लिया जाए तो ये स्टेडियम आपका कहां पर रहने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये पंचकुला में स्थित रहेगा। कहां पर है, पंचकुला में। और इस भाई साहब ने एक नारा दिया था कि लोक लाज, ठीक है, लोक लाज किससे चलता है, लोक राज से चलता है, ठीक है, लोक लाज लोक राज से चलता है। ये नारा भी किसका था, तो ये नारा भी अपने ताऊ देवीलाल का था, ठीक है, किसका था, ताऊ देवीलाल का नारा रहेगा। इसने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम रहेगा आईएनएलडी, और ये जो आईएनएलडी पार्टी का गठन है ये 1996 में किया था, जिसका चुनाव चिन्ह रहेगा क्या, एनक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात आती है कि भाई जो ताऊ देवीलाल है इसकी मृत्यु कब हुई, तो ध्यान रखेंगे मृत्यु इसकी 6 अप्रैल 2001 को होती है। मृत्यु कब हुई, तो ये प्रॉपर डेट ध्यान रखेंगे, मृत्यु होती है इसकी कब, 6 अप्रैल 2001 को। फिर बात आती है इसके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो उसको संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संघर्ष घाट के नाम से इसके समाधि स्थल को जाना जाता है। और इसके अलावा इसके उपनाम क्या क्या रहेंगे, तो आप कहेंगे इसको किसानों का मसीहा कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, इसी को हम ताऊ के नाम से जानते हैं, जननायक के नाम से जानते हैं, और हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है। जबकि हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं कौन है, तो वो भजनलाल कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा के निर्माता के नाम से भी इसको जन्मदाता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी, और समझ आ गई है तो यहां पर आंसर तो हमने बता ही दिया आपसे कि भाई ये उसने माना था। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ये इसी से संबंधित है। अब 2-3 क्वेश्चन है हमारे फटाफट हो जाएंगे। जैसे ताऊ देवीलाल चौटाला की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, 6 अप्रैल 2001 को हुई थी। उसके बाद बात आती है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर ये 1996 में हुआ। और उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में, ये उस समय का क्वेश्चन है, अब ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अब पूछा भी क्या जाएगा 2019 से, और 2019 से लोकसभा में जो सीटें हैं वो विपक्षी पार्टी ने जीती नहीं, क्योंकि सारे की सारी सीटें बीजेपी खा गई। तो 10 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीतने का काम किया है, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा 2014 में जो सीटें इनके द्वारा जीती गई थी ये अब आप दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि अपडेटेड हो चुका है 2019 और वहां पर इनकी 0 सीट रहेगी। चलिए जी आगे। उसके बाद हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना किसने की, देखो हरियाणा में बहुत सारी पार्टियां बनी है, कुछ के बारे में देख लेते हैं। देखो जी आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी। और जब हरियाणा की पहली अगर मैं क्षेत्रीय पार्टी की बात करूं तो वो कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे सर हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है ना, हरियाणा विशाल पार्टी। तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा विशाल पार्टी रहेगी, ठीक है। और ये पार्टी किसकी रहेगी, तो आप कहेंगे सर राव बीरेंद्र सिंह की। राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, राव बीरेंद्र सिंह, या फिर मैं ये कहूं हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम बने थे कौन, राव बीरेंद्र सिंह। ये पार्टी का जो गठन किया गया था मेरे भाई, ये किया गया था 1967 में। कब किया गया था, 1967 में, ठीक है। फिर बात आती है हरियाणा में एक पार्टी बनी थी हरियाणा विशाल पार्टी। और ध्यान रखेंगे, चलो इसी का बता देता हूं, ध्यान रखेंगे ये जो पार्टी है इसका विलय 1978 में कर लिया जाता है। कहां पर है, तो इसका विलय कर लिया जाता है कांग्रेस में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात आती है हरियाणा विकास पार्टी। अब देखो हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप कहेंगे चौधरी बंसीलाल को। और चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है, तो विकास पार्टी की स्थापना भी किसने की होगी, तो आप कहेंगे सर ये बंसीलाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बंसीलाल के द्वारा। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या होता था, लड़का लड़की होता था, ठीक है भाई। इसी पार्टी के दम पर इसने सरकार बनाने का काम किया था। और इसी कार्यकाल के दौरान 1996 से लेकर 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी रही थी। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या रही थी, शराबबंदी, बंसीलाल के समय में, ठीक है। एक आता है हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कि भजनलाल की पार्टी रहेगी। और भजनलाल की जो पार्टी है उस पार्टी का विलय है वो अब कांग्रेस में
हो चुका है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हरियाणा लोक हित पार्टी है, ये हरियाणा लोक हित पार्टी है। और हरियाणा लोक हित पार्टी है, इसकी स्थापना गोपाल कांडा ने की। एक हमारे पास जेजेपी आती है, ठीक है, जननायक जनता पार्टी। ये तो आपको पता ही है ना, दुष्यंत चौटाला की पार्टी रहेगी। किसके? दुष्यंत चौटाला, जो वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम बने हुए, उचाना से चुनाव लड़के आए हैं दुष्यंत चौटाला, उसकी पार्टी कौन सी रहेगी? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। अब देखो भाई, ये हरियाणा लोकहित पार्टी किसकी है? गोपाल कांडा। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है गोपाल कांडा का। चलिए जी, स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह सिरसा के जिले के किस गांव से संबंधित हैं? बलदेव सिंह स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, और इसका आपको बताना है ये किस गांव से रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे वो गांव होगा इसका लुदेसर। लुदेसर गांव से संबंधित है बलदेव सिंह। ये हमारे क्या रहेंगे? स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आपने एक नाम सुना है, शायद मैंने कल परसों भी आपसे पढ़ाया हो, और वो नाम है हमारे पंडित नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा। अब देखो जी, नेकीराम शर्मा के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 7 सितंबर 1887 को कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर केलंगा गांव में हुआ था, जो पहले रोहतक में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में यह भिवानी जिले में स्थित है। अब देखो, इससे संबंधित ध्यान रखेंगे, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कौन सा? पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो उसमें आपको पता है ना कि भाई जो पहला विश्व युद्ध था, उसमें अंग्रेजों ने यह कहा था कि आप इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, फिर हम क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। अब गांधी जी है, उसने अंग्रेजों का साथ दिया, और गांधी जी ने जो जवान थे भारत के, उनको प्रोत्साहित किया, आप सेना में भर्ती हो जाइए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे दीपचंद बहमन थे, है ना, वो भी क्या कर रहे थे? अपने स्वांग के माध्यम से लोगों को, युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप सेना में भर्ती हो जाइए। उसी दौर में हमारे नेकीराम शर्मा थे, वो विरोध कर रहे थे इस चीज का। तो ध्यान रखें, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का इसने क्या किया था? तो सैनिक भर्ती का इसके द्वारा मेरे भाई विरोध किया गया था। क्या किया गया था? विरोध किया गया था, भाई सेना में भर्ती मत हो। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा क्या मांगी गई थी? संपूर्ण भारत की जमीन। संपूर्ण भारत की जमीन। ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऐसे कौन से व्यक्ति हुए हरियाणा के जिसने अंग्रेजों से यह कहा था कि भाई मुझे तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए? वो हमारे कौन थे? नेकीराम शर्मा। उसके बाद बात आती है गुलाम भिक नारायण की। किसके? गुलाम भिक नारायण। देखो, गुलाम भिक नारायण की अगर बात की जाए तो ये जो गुलाम भिक नारायण है, ये आपके डैराना से संबंधित हो जाएंगे। कहां से? तो इसका संबंध होगा डैराना से। और ये डैराना कहां पर रहेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर अंबाड़ा में स्थित रहेगा। डैराना कहां पर है? अंबाड़ा में स्थित रहेगा। गुलाम भिक नारायण यहीं से आते हैं। और ध्यान रखेंगे, जो गुलाम भिक नारायण, इसके द्वारा जो हमारा खिलाफत आंदोलन है, ठीक है, उसमें इसके द्वारा हिस्सा लिया गया था, सक्रिय भूमिका इसकी रही है। तो आपसे पूछ सकता है, बताओ निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जिसकी खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है? खिलाफत आंदोलन में क्या रही है? इसकी सक्रिय भूमिका रही है, वो हमारे गुलाम भिक नारायण, जिसका जन्म अंबाड़ा के डैराना में हुआ था। उसके बाद एक आते हैं पंडित बस्तीराम। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। पंडित बस्तीराम, इसका जन्म कहां से रहेगा? झज्जर से। और पंडित बस्तीराम को हम कैसे याद करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं। आर्य समाज के क्या हुए हैं मेरे भाई? ये संस्थापक, ना सॉरी, संस्थापक नहीं, आर्य समाज के ये स्थापना तो भाई उसने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है, ये देखो जी मुंबई में, ये देखो जी आर्य समाज के प्रचारक रहे हैं। हरियाणा में बड़े स्तर पे आर्य समाज का क्या किया था? इन्होंने प्रचार किया था। कौन? पंडित बस्तीराम। ठीक है, एक लाला लाजपत राय का नाम पढ़ते हैं ना, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की अगर बात की जाए तो इसका जन्म 1865 ईस्वी मोगा गांव पंजाब में हुआ था। मोगा गांव पंजाब में हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसने अपनी कर्म भूमि बनाने का काम किया था हरियाणा का हिसार जिला। और इन्हीं के प्रयासों से 1887 में कांग्रेस की दो शाखाएं, एक अंबाला में, ना सॉरी, एक हमारी हिसार में और दूसरी शाखा आती है कहां पर? रोहतक में। जबकि कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला में आई थी राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से। और कांग्रेस पूरे तरीके से 1907 में पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो यह आप ध्यान रखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह सिरसा जिले के लुदेसर गांव से संबंधित रहेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। डॉक्टर गुलाटी का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, वही तो है सुनील ग्रोवर। इसका संबंध हरियाणा में कहां से होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों,
ये हमारा संबंध सिरसा जिले से हो जाएगा। कहां से? सिरसा जिले से। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे एक जादूगर सम्राट हुए हैं जो जादू दिखाते हैं, ठीक है, जादूगर सम्राट हुए हैं, और ये जो जादूगर सम्राट है इसका संबंध कहां से होगा? तो आप कहेंगे सर ये एलनाबाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक नाम आता है सरदारा सिंह का, एक नाम आता है सरदारा सिंह, हॉकी के प्लेयर रहेंगे ये, और इसका संबंध भी कहां से रहेगा? तो आप कहेंगे सर सिरसा जिले से। एक नाम आता है ओमपुरी, ओमपुरी के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना, ओमपुरी की जो शॉर्ट्स वगैरह है, वीडियो वगैरह खूब देखी होगी, है देखिए। तो देखो जी ये जो ओमपुरी है ना ये आपके कहां से है? अंबाला से है। लेकिन इसका वास्तविक नाम पूछे तो आप कहेंगे घासीए, घासीराम, ठीक है, क्या होगा? घासीराम। फिर बात आती है मेरे भाई सुनील दत्त का, सुनील दत्त, ठीक है, जिसका नाम बलराज दत्त भी रहेगा, और ये यमुना नगर से आते हैं। ये अभिनेता के साथ साथ राजनीति में सांसद भी रहे हैं। उसके बाद एक राज तिलक का नाम याद आता है मेरे को, एक राज तिलक अभिनय करते हैं ये, ठीक है। तो राज तिलक का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा? सर ये भी आपका यमुना नगर से। वेद गांधी का संबंध कहां से रहेगा? ये भी आपके यमुना नगर से रहेंगे। लेकिन भाई मैं तो पूछेगा आपसे, और मैं आपसे क्या पूछेगा? मैं आपसे मोहित अहलावत के बारे में पूछेगा, और मोहित अहलावत के बारे में जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे जी हरियाणा भारत के जो ऐतिहासिक युद्धों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला जिला, और वो रहेगा आपका पानीपत जिला, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा पूजा बत्रा के बारे में, तो आप आंसर करेगा यहां पर रोहतक, ठीक है मेरे भाई। इसी के अलावा उसके अरे ये जो अपने जसिया गांव से संबंधित रणदीप हुड्डा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन भाई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो निर्देशक रहेंगे सतीश कौशिक, निर्माता निर्देशक। कौन भाई? सतीश कौशिक। ये भी बड़ा फेमस नाम है, ये सतीश कौशिक भी बड़ा फेमस नाम है। और जब सतीश कौशिक के बारे में पेपर में आएगा तो आप कूद कूद कर पढ़ेंगे कि महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़। लेकिन ध्यान रखेंगे सतरंगी फिल्म के निर्देशक, और सतरंगी फिल्म के निर्देशक कौन हुए हैं? मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता है। देखो जी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सतरंगी, सतरंगी 2016 में, और ये जो सतरंगी फिल्म है इसके जो निर्देशक रहेंगे उसका नाम है संदीप शर्मा। क्या नाम रहेगा? सतरंगी से संदीप शर्मा का नाम ध्यान रख लेना। और मेरे भाई इसका संबंध हरियाणा के जींद जिले से रहेगा। पगड़ी दी ओनर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। किसका नाम है? पगड़ी दी ओनर का नाम है। हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसको 2-2 राष्ट्रीय पुरस्कार देने का काम किया था, शायद इसको नगद पुरस्कार भी मिला था। किसको? तो ये थी पगड़ी दी ओनर फिल्म है। और इसके जो निर्देशक हुए हैं उसका नाम था राजीव भाटिया। इसके निर्देशक कौन हुए हैं? राजीव भाटिया। और ये जो राजीव भाटिया का संबंध है ये कहां से रहेगा? तो आप कहेंगे सर हिसार से रहेगा। राजीव भाटिया का संबंध कहां से रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये हिसार से संबंधित रहेंगे। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये जो राजीव भाटिया की फिल्म थी कौन सी? पगड़ी दी ओनर। इसने हमारे 2-2 राष्ट्रीय पुरस्कार और नगद पुरस्कार भी इसने प्राप्त किया था, ठीक है। और यशपाल शर्मा ने यहां पर अभिनय करने का काम किया था। सीताराम पांचाल के बारे में पूछे तो आप बता देंगे जींद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। ऋचा शर्मा सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। जोराबाई हो गई जैसे कि अंबाड़ा वाली जोराबाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है अंबाड़ा वाली जोराबाई। उसके बाद चलो जी आगे आता है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? देखो गुरुद्वारे हम दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली गुरुद्वारे करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम नया ऐड करते हैं। यहां पर चिल्ला की बात करें तो ये जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है ये आपका कहां पे रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये गुरुद्वारा हमारा सिरसा में रहेगा। कौन सा गुरुद्वारा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। लेकिन आपसे पूछ ले ये किस गुरु से संबंधित है, तो जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि ये किस गुरु से संबंधित होगा। कौन सा गुरुद्वारा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बता देता हूं भाई साहब। यहां पर पीर फकीरों का मेला लगता है, ठीक है भाई। पीर फकीरों का हरियाणा में क्या लगता है? यहां पर मेला लगता है, समझ गए। और ध्यान रखेंगे सिखों के गुरु जिसका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे सर जो गुरु नानक देव थे ना उसी ने क्या किया था? तो उसके द्वारा वो यहां पर 40 दिन रुके थे। कितनी दिन? 40 दिन ठहरने का काम किए थे। हम तो ठहरे परदेसी
तो ये 40 दिन ठहरे कौन है? तो ये गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव से संबंधित हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था गुरुद्वारा चोर मारदा साहिब जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद से संबंधित था, वो भी कहां पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। लेकिन आपसे पूछेगा बाउली, बाउली करके एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या हो जाएगा? बाउली साहिब गुरुद्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? बाउली साहिब गुरुद्वारे के बारे में। जल्दी से फटाफट कमेंट में टूट पड़ो कि बाउली साहिब गुरुद्वारा है यह आपका हरियाणा के किस स्थान पर रहेगा और सिखों के किस गुरु से संबंधित है बाउली साहिब गुरुद्वारा। तो आप क्या बताएगा कि जी बाउली साहिब गुरुद्वारे की जब जब बात आएगी तो जब जब हम पेहोवा मरेंगे। ठीक है, तो यह आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा और सिखों का पहला फर्स्ट गुरु से संबंधित रहेगा। और यहीं पर सिखों के पहले गुरु ने यह कहा था कि गुरु के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। जी हां प्यारे साथियों, गुरु के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे गए थे गुरु नानक देव के द्वारा। ठीक है, एक गुरुद्वारा आता है लाखनौर साहिब के नाम से। ठीक है, एक गुरुद्वारा आता है लाखनौर साहिब के नाम से। अब देखो लाखनौर साहिब की बात करें तो ये गुरुद्वारा आपका अंबाला में स्थित होगा। और ध्यान रखेंगे गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर सिखों के 10वें गुरु से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और उस गोविंद सिंह का जो ननिहाल था वो हमारा अंबाला हुआ है। फिर बात आती है लाखनौर से, हम लाखन माजरा गुरुद्वारा भी पढ़ लेंगे। लाखन माजरा, और लाखन माजरा गुरुद्वारा है ये आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये रोहतक में रहेगा। लेकिन इस लाखन माजरे गुरुद्वारे की खास बात क्या है? तो आपको पता है सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर ने शहादत देने का काम किया था। जब वो दिल्ली में शहादत देने के लिए जा रहे थे तो इस गुरुद्वारे में 13 दिन ठहरे थे। कितने दिन ठहरे थे? तो आप कहेंगे सर गुरु गोविंद जी से संबंधित रहेगा। और गुरु गोविंद जिसका नाम सॉरी गुरु तेग बहादुर से संबंधित रहेगा। और गुरु तेग बहादुर यहां पर 13 दिन है वो ठहरने का काम किया था। ठीक है मेरे भाई साहब, तो ये आपको ध्यान रखना है इन गुरुद्वारों के बारे में। लेकिन मैं आपसे धमतान साहिब गुरुद्वारा पूछूं, ठीक है, ये लास्ट बता दो आप किसके बारे में? धमतान साहिब गुरुद्वारे के बारे में। और धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई? तो ये आपका जींद में रहेगा। लेकिन इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है? सभी की तो खास बात पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा है ना, ये हिंदू और सिख दोनों धर्म के लिए पूजनीय गुरुद्वारा रहेगा। कौन सा? तो वो धमतान साहिब गुरुद्वारा। तो मेरे भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको जो क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक कंसंट्रेट होकर देखनी है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपकी 30 से 40 मिनट की क्लास रहती है। ठीक है, कभी बड़ी करे तो 50 मिनट की क्लास, लेकिन इस 50 मिनट की क्लास में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा देता हूं। कभी आप पूरी क्लास लेके एनालाइज करना, क्या आप 50 मिनट में खुद से इतनी चीजों का रिवीजन कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। यहां पर पूरी हरियाणा से आपको रूबरू कराया जाता है। ठीक है, और यही आपके क्या है? पॉजिटिव है भाई। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये आपके जो फ्री के नंबर हैं, जो आपका 20% और 25% जो हरियाणा जीत के आएगा सी ग्रुप में और डी ग्रुप में, ये आपके फोकट के ऐसे खिंड रहे हैं ये नंबर। ठीक है, चुगने वाला चाहिए, समझ गए? तो उसको आप ही चुग सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चुगा जाएगा। ठीक है, हरियाणा जी के 1 दिन पढ़ लेंगे, 5 दिन पढ़ लेंगे, 10 दिन पढ़ लेंगे और वहां से हम 20 नंबर निकाल लेंगे। भाई साहब अब जो ये सीरीज शुरू करी है ना, ठीक है, अब जो सीरीज शुरू की, एक बार मैं पहले भी करा चुका, लेकिन अब जो सीरीज शुरू की है ये समझ लेना किसी बुक को नहीं छोड़ा जाएगा। थंबनेल आपने देख लिया ना कि भाई साहब जो अपनी जितनी भी बुक है उसके चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकाला जाएगा। और जिस दिन ये मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन मैं 100% दावा कर सकता हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखी हो और वो भूल जाए इस चीज को कि भाई हमारी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हुई यहां से। ठीक है, तो भाई ये बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम इतनी शिद्दत से करेंगे, उसके कार्य में हम लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी आपको हो सकता है संडे या फिर मंडे को, ठीक है, क्लास है वो आपकी करंट अफेयर की अलग से करा दी जाएगी। ठीक है, 25 में से आप उन 100% दावा ठोकेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से आएंगे। ठीक है मेरे भाई साहब, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी आगे, गाय पालन में सिरसा जिले का हरियाणा में स्थान आपको बताना है। देखो जी, कल भी हमने कृषि से संबंधित बात की थी और आज भी बात कर लेते। देखो, गाय के पालन में सिरसा जिले का हरियाणा में स्थान है पहला।
लेकिन ध्यान रखेंगे, आप मेरे को बताएंगे जो भैंस है ना, भैंस वो हरियाणा में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? भेड़ हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? बकरी आपकी हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? सूअर आपके हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? घोड़ा आपका हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? ठीक है, भैंस हो गया, भैंस के बाद आपकी भेड़ हो गई, बकरी हो गई, उसके बाद आपका घोड़ा हो गया, उसके बाद सुअर हो गया। चलो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आप बता देंगे, 5 नाम हो गए ना। देखो जी, भैंस की बात करें तो आप कहेंगे सर हिसार जिले में। कहां पर है? हिसार में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए ना मुर्रा नस्ल की भैंस, तो क्या करोगे भाई? तो जींद कर दियो आंख मिच के। ठीक है, उसके बाद सबसे कम संख्या पूछे तो गुरुग्राम में भैंसों की ना, पंचकुला में भैंसों की संख्या है वो सबसे कम रहेगी। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं कि पंचकुला में भाई इनकी संख्या है कम। उसके बाद आती है भेड़। भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर? भैंसे भिवानी पढ़ लेंगे। भैंसे क्या पढ़ लेंगे? तो आप कहेंगे सर भिवानी, लेकिन सबसे कम है ये आपकी कहां पर रहेंगी? तो ये आपकी संख्या गुरुग्राम में रहने वाली है, भेड़ों की सबसे कम है। बकरी की बात करें तो बकरी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये सिरसा में रहेगी। ये नया डाटा बता रहा हूं जो 20वीं जनगणना हुई थी उसका। तो ये सिरसा में सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन बकरी सबसे कम रहेगी आपके पानीपत जिले में। सूअर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सोनीपत में। और सबसे कम कहां पर है? मेवात जिले में। आप सबसे ज्यादा मेवात भर के आएंगे, पक्की बात है भाई। उसके बाद घोड़ा। घोड़ा मेरे भाई ये सोनीपत ना सॉरी गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। घोड़ा गुरुग्राम जिले में, ठीक है, लेकिन सबसे कम पाया जाएगा कहां पर घोड़ा? तो सबसे कम मिलेगा आपको पंचकुला में। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे, सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा के बहुत सारे नगर, बहुत सारे जिले जिनके प्राचीन नाम पेपर में पूछे जाते हैं, और आप भाई साहब मेरे सिरसा का प्राचीन नाम बताओगे सरिस्का, सेरिस्कम। ठीक है भाई, ये सिरसा के प्राचीन नाम है। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और यहां पर तो आपको पता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे द्वारा कराई जाती है। तो आप बलरामगढ़ का पुराना नाम बता दीजिए। बलरामगढ़ का पुराना नाम क्या होगा? आप पलवल का पुराना नाम बता दीजिए, इसका पुराना नाम क्या होगा? इसके अलावा आप यमुना नगर का पुराना नाम बता दीजिए, यमुना नगर का क्या होगा? पेहोवा का पुराना नाम क्या होगा? उसके अलावा असंध का पुराना नाम क्या होगा? असंध को किस नाम से जाना जाता था? रोहतक को किस नाम से जाना जाता था? गोहाना को किस नाम से जाना जाता था? अगरोहा को किस नाम से जाना जाता था? कैथल का पुराना नाम क्या हुआ करता था? और कलायत का पुराना नाम क्या हुआ करता था? हास्य का पुराना नाम क्या हुआ करता था? और फतेहाबाद का पुराना नाम बता दीजिए। उसके बाद आप हिसार का पुराना नाम बता दीजिए कि हिसार का पुराना नाम क्या था, और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है ये क्या हुआ करता था। है गुरुजी मौज कर दे। बलरामगढ़ का पुराना नाम मेरे भाई बल्लभगढ़ हुआ करता था। बलरामगढ़ का पुराना नाम क्या कहेंगे? बल्लभगढ़। पलवल को एपलवा के नाम से जाना जाता था। यमुना नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था मेरे भाई। पेहोवा का पुराना नाम पृथुदक। आसंद का पुराना नाम सांधवित। और रोहतक का पुराना नाम रोहतास नगर। क्या भाई? रोहतास नगर। गोहाना को गबन गोहाना के नाम से जाना जाता था। जबकि ध्यान रखेंगे बहादुरगढ़ का पुराना नाम सरफाबाद हुआ करता था। अगरोहा का पुराना नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगरोदक होगा। कैथल का पुराना नाम क्या होगा? कपी सथल होगा। कैथल का पुराना नाम जल्दी से आप कमेंट करिए। कैथल का पुराना नाम है कपी सथल होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। इसका पुराना नाम क्या होगा? कपी सथल। उसके बाद कलायत का पुराना नाम है तो कपीतायल या कपिलायत करके ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं यार इसका। तो ये हाँ कपिलायत, इसका पुराना नाम है कपिलायत। हास्य का पुराना नाम होगा आशी। ठीक है, फतेहाबाद का पुराना नाम होगा इकदार। हिसार का पुराना नाम क्या होगा? इस्सूकार। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम मेरे भाई कानोड। कानोड। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जी, सिरसा का प्राचीन नाम क्या होगा? सेरिस्का। बाबा भूमन शाह का प्रसिद्ध आश्रम, इन बाबाओं की तो हमने कल भी बात की थी। बाबा भूमग शाह है, ये भूमन शाह होगा जो कि आपका सिरसा जिले में होगा। ठीक है, और इसके अलावा बाबा जी का डेरा कहां पर है भाई? गुरु संत गुरमीत राम रहीम जी महाराज। ठीक है भाई,
यानी कि शाह सतनाम जी, डेरा सच्चा सौदा आया था, एक बार पेपर में पूछा गया था। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कहां पर रहेगा? सिरसा जिले में रहेगा। तारा बाबा की कुटिया कहां पर रहेगी? सिरसा जिले में रहेगी। काली कमली वाले का डेरा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कल गेहूं, सरसों वगैरह 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 सब कर लिए थे, तो आज कुछ नया करते हैं। तो देखो जी, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होता है, और आपने भारत में भी सिरसा का पहला स्थान देखा था ना। इसके अलावा अपना हरियाणा का भारत में जो स्थान है वो चौथा स्थान आता है उत्पादन के मामले में, लेकिन उत्पादकता के मामले में आता है पंजाब के बाद दूसरा स्थान। प्रति हेक्टेयर हमारा उत्पादन पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। ओवरऑल देखा जाए तो हम चौथे नंबर पे आते हैं। जबकि हमारे जिलों में बात की जाए तो सिरसा जिला पहला स्थान रखता है। कपास भी यहीं पर सबसे ज्यादा होती है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सरसों सबसे ज्यादा भिवानी में होती है। लेकिन आज आप बताएंगे मेरे को कि भाई अमरूद सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा में आंवला सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा में खट्टे फल सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? हरियाणा में चिक्कू कहां पर सबसे ज्यादा, चिक्कू कहां पर होंगे? ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ठीक है, इसी प्रकार से प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? हरियाणा में धनिये का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा में हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? और एक हमारा हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी होगा। ठीक है, हल्दी प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी होगा। ये आपका कब और कहां पर बनाया गया? और एक आपका आलू प्रौद्योगिकी केंद्र होगा। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र होगा, ये कहां पर स्थापित किया गया? और एक आपका क्या होगा? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। क्या? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है भाई, ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं, चुपचाप पढ़ लेना, किसी को मत बताना। देखो मेरे भाई, अमरूद की बात करें तो करनाल में। कहां पर मेरे भाई? करनाल में। आंवला की बात करें तो सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। खट्टे फल सबसे ज्यादा सोनीपत में होते हैं। मशरूम सबसे ज्यादा सोनीपत में होता है। गोभी सबसे ज्यादा सोनीपत में होता है। उसके बाद चिक्कू सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। चिक्कू सिरसा में। आलू सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में। धनिया सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में। प्याज, कंफ्यूज मत होना, प्याज भाई सबसे पहले तो अंबाड़ा ऑप्शन देखोगा, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो गुरुग्राम। ठीक है भाई, उसके बाद हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर। कहां पर है? यमुनानगर। और ये हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है, ये 2009 में रादौर में स्थापित हुआ था, रादौर में। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है, ये गलत मत कर देना। श्यामगढ़ का नाम ध्यान रखना, जो कि नीलो खेड़ी में आता है। और ये नीलो खेड़ी जहां पर हरियाणा का सबसे पुराना पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो गुरु ब्रह्मानंद को समर्पित है, ये नीलो खेड़ी जो करनाल की आरक्षित सीट रहेगी। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये मेरे भाई लोग सिरसा जिले में रहेगा। कहां पर? सिरसा में। गन्ना का जो प्रजनन केंद्र है वो 1932 से करनाल में स्थापित हुआ था। कहां पे मेरे भाई? करनाल में स्थापित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सिरसा जिले का डबवाली जो अग्निकांड है ये कब हुआ था? डबवाली स्कूल अग्निकांड है, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपको बताना है, और ध्यान रखेंगे ये आपका 1995 में स्कूल अग्निकांड हुआ था। एचएससी का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, समझ गए? चलो जी आगे। उसके बाद काला तीतर पर्यटक स्थल निम्न में से किस जिले में है? तो पर्यटक स्थल सुरखाब पर्यटक स्थल और काला तितर पर्यटक स्थल दोनों सिरसा में रहेंगे। लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र पूछ ले पीपले कुरुक्षेत्र में, कोयल पर्यटक स्थल पूछ ले तो आपका कैथल में रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो गोरैया पर्यटक स्थल पूछ ले तो आपका कहां पर रहेगा? झज्जर में। ठीक है भाई, समझ गए? उसके बाद आता है सिरसा जिले में सिंचाई किस नदी के द्वारा की जाती है? ये तो आप बता देंगे ना कि सिरसा जिले में नदी है वो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है मेरे भाई? घग्गर नदी है। लेकिन ध्यान रखेंगे घग्गर जो नदी है वो दागसाई की पहाड़ी, दाग ईसाई की पहाड़ी से निकलती है और जाकर राजस्थान में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, हनुमानगढ़ में जाके विलुप्त हो जाती है। और पुराने समय में यह बताया जाता था कि ये पाकिस्तान तक जाने का काम करती थी और अरब सागर में गिरती थी। ये एक 12 मासी नदी हुआ
करती थी और ये कहां से एग्जिट करते थे, तो ये बीकानेर के अनूपगढ़ नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश किया करती थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ये बहते हुए आती है और सिरसा जिले में पहुंचती है तो सिरसा जिले के रानिया में एक बांध बनाया जाता है जिसको हम ओट्टू बैराज के नाम से जानते हैं, जो 1896 में बनाया गया था। और ध्यान रखेंगे, ओट्टू बैराज तक इसको घग्गर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ओट्टू बैराज से आगे इसका नाम हकरा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? हकरा हो जाता है। और वर्तमान में किस नदी को सरस्वती नदी का रूप माना गया है? तो क्योंकि ये जो सरस्वती नदी है ये घग्गर में ही मिलती थी, तो वर्तमान में सरस्वती नदी का रूप कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। लेकिन आपुन तो आपसे पूछेगा, हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है? हरियाणा में किसका? तो आप कहेंगे सर नहरों का नगर ये किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे आराम से सर टोहाना को हरियाणा में नहरों का नगर कहा जाता है। अब भाई बात आती है कि ये जो आपकी टोहाना में नहरों का नगर कहा जाता है, यहां पर आपकी एक नहर आती है जिसका नाम क्या रहेगा? बाखड़ा नहर। कौन सी? बाखड़ा नहर। और ये जो आपकी बाखड़ा नहर है ये कहां से निकाली गई? तो आप कहेंगे सतलुज नदी के ऊपर बांध बना के नहर निकाली गई। और ये जो बाखड़ा नहर है इससे हरियाणा में सिंचाई की जाती है। और हरियाणा की कितनी भूमि सिंचने का काम करती है? तो आप कहेंगे 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचने का काम करती है। एक बांध आता है जिसका नाम रहेगा खिलान वाला खोल बांध। खिलान वाला खोल बांध। और ये जो खिलान वाला खोल बांध है ये आपका किस नदी पर रहेगा? तो ये मेरे भाई ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये आपका यमुना नदी पर रहेगा। और ध्यान रखेंगे इसकी खास बात, यमुना नगर में स्थित है। ये 9 गांवों की 3200 एकड़ भूमि है, इसको सिंचने का काम करता है। फिर बात आती है आपके पास एक पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल है, पश्चिमी यमुना नहर जिसका पुराना नाम मुगल वाली नहर भी हुआ करता था, जिसका निर्माण सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में कराया था। फिर दोबारा से ये फिरोज शाह तुगलक है उसने इसका निर्माण करवाया। 1750 में उसादन के कारण बंद हो गई, फिर इसको अंग्रेजों ने दोबारा से शुरू करवाया। और ध्यान रखेंगे 1879 ईस्वी में इस नहर में क्या करने का काम किया? इसको ताजेवाड़ा जो बैराज है, बांध है, ताजेवाड़ा बांध है, उस बांध से जोड़ने का काम किया। और अब ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की तकरीबन कितनी भूमि को सींचती है? 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। फिर आप कहोगे सर हमने तो गुड़गांव नहर का भी नाम सुना है। फिर सुना है तो मैं क्या करे भाई? गुड़गांव नहर दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली है और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की ध्यान रखेंगे तकरीबन 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्लास छोड़ के मत भागना, बीच में पेपर में यहीं से छपे मिलेंगे क्वेश्चन, समझ गए? प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन कि 25 क्वेश्चन पेपर में आए, 25 क्वेश्चन अपनी क्लास से आए। ठीक है, देखो जी, उसके बाद आगे बात आती है, आगे हमारे पास एक नहर रहेगी जिसका नाम रहेगा जूई नहर, जिसका नाम रहेगा जूई नहर। और ध्यान रखेंगे ये जो जूई नहर है ना, ये आपका कौन सा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा जो भिवानी है और भिवानी के साथ अपना रेवाड़ी लगता है और यहां पर रेल मार्ग है, रेल मार्ग। इस रेल मार्ग पे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये रेल मार्ग के समीप जितने भी खेत है वहां पर सिंचाई करने का काम करती है कौन सी नहर? तो वो हमारी हो जाएगी जूई नहर। फिर आती है एक जवाहरलाल नेहरू के नाम से, और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये जो नहर है ये मुख्यतः महेंद्रगढ़ में सिंचाई करने का काम करती है। कहां पर? महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं बातें आपको पसंद आई होगी। और कल हमने ये भी पढ़ा था हरियाणा का सबसे ज्यादा जो सिंचित सिंचाई वाला क्षेत्र है वो आपका सिरसा जिला रहेगा, जहां पर नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है मेरे भाई, नलकूपों से हमने पढ़ा था कैथल में, और ध्यान रखेंगे फव्वारों से सिंचाई की जाती है महेंद्रगढ़ में। चलिए जी, उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा सिरसा जिले से संबंधित है? तो ये पर्सनैलिटी हमने पढ़ लिया, बाकी कल करेंगे। सरदारा सिर, कुमुद बंसल और ये जादूगर सम्राट, ये सारे के सारे आपके सिरसा जिले से आते हैं। और उसके बाद आता है सिरसा जिले की तहसील कौन सी है? कौन सी है? कुंड। भाई कुंड रेवाड़ी में आवे है। अटेली भाइयों महेंद्रगढ़ जिला में आवे। शाहबाद भाइयों कुरुक्षेत्र में आवे है। और डबवाली किताब है गो, तो आप आंख मिच कहोगा सर ये हमारा कहां पर आएगा? सिरसा जिले में। कौन सा? डबवाली आएगा। ठीक है, लेकिन आपुन कुछ पूछेगा आपसे, और आपुन आपसे क्या पूछेगा? आपुन बहुत कुछ पूछ लेगा, जैसे कि आपुन आपसे पूछेगा नगिन्ना, ये कहां पर रहेगा? फिर आपसे पूछेगा पुन्हा, या ठीक है पुनहाना करके है ये। उसके बाद नगिन्ना हो गया, पुनहाना हो गया, फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर
झिरका, ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास एक आता अथीन, अथीन, एक आता आपके पास होडल, एक आता आपके पास पलवल, ठीक है। इसके बाद एक आता हमारे पास असंध, ठीक है। एक आता हमारे पास इंद्री, इंद्री, एक आता है आपके पास घरोंडा, एक आता है बापोली, एक आता है आपके पास समालखा, समालखा, एक आता आपके पास ये भाई समालखा है, ठीक है, समालखा। एक आता आपके पास इसराणा, ठीक है भाई, इसराणा। एक आता हमारे पास पटोदी, ठीक है, माणेसर। एक आता आपके पास फरूखनगर, फरूखनगर, ठीक है भाई, फरूखनगर। पुंडरी, पुंडरी, फतेहपुर, फतेहपुर, गुल्ला, गुल्ला, और असंध वगैरह हो गए, ये हो गया, नगिन्ना हो गया, पुंडरी हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आपका नू, ताउडू, ठीक है, एक आपका नुहू, एक आपका ताउडू, ठीक है। और एक तो आपको पता ही है वो हमारी होगी क्या, नीलो खेड़ी, ठीक है। एक क्या होगा आपका, नीलो खेड़ी। देख भाई बात ऐसी है दोस्तों, हरियाणा में बहुत सारी तहसील है और आपसे पूछ लेगा बताओ ये किस जिले की तहसील है या फिर ये स्थान किस जिले में पड़ेगा, ठीक है, फलाने जिले की कौन सी तहसील नहीं है, या फिर आपसे पूछ लेगा सीट कौन सी आरक्षित है। इतने सारे हमारे साथ ये क्या आ जाते हैं, स्थान आ जाते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मेरे भाई आपने अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट तो आपने कर ही लिया। अगर आप वीडियो को यहां तक देख के आ रहे हैं तो आपने विश्वास करके यहां तक देखा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारे के सारे नाम, सारे की सारी तहसील, सारे की सारी उप तहसील, सारे की सारी विधानसभा सीट, सारे की सारी आरक्षित सीट, सारे की सारी डेटे आपके दिमाग में डाल दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए जुड़ा रहना पड़ेगा। नगिन्ना भाई साहब कहां पर है, तो आप कहेंगे सर मेवात नू की ये सारी तहसील है, ठीक है। पुन्ना किसकी है, मेवात की। फिरोजपुर झिरका मेवात की। अथीन किसकी है, तो आप कहेंगे सर पलवल की। होडल किसकी है, पलवल की, पलवल भी तहसील है। असंध किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये करनाल की तहसील है। इंद्री किसकी है, तो ये भी आपकी करनाल की तहसील होगी। घरोंडा किसकी है, तो ये भी आपकी करनाल जिले की होगी। बापोली कहां का है, ये पेपर में पूछा गया था पानीपत का। समालखा कहां का, तो ये पानीपत जिले की तहसील है। इसराणा किस जिले की, पानीपत जिले की। पटौदी किसकी, तो आप कहेंगे सर गुरुग्राम जिले की। मानेसर और फरूखनगर भी किसका, गुरुग्राम जिले का। नू और ताउडू भी कहां पर रहेगा, गुरुग्राम ना सॉरी ये आपका नू में रहेगा, ठीक है। गुल्ला कहां पर, ये आपका कैथल जिले में। फतेहपुर कहां पर, कैथल जिले में। और पुंडरी कहां पर, कैथल। ये तीनों किसकी, कैथल जिले की। और नीलोखेड़ी कहां की, करनाल जिले की, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलो भाई आज के जो है अपनी क्लास उसकी समाप्ति की घोषणा है वो हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर करना कि आपको सेशन कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं भाई बिल्कुल भी, ठीक है। कमेंट में बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और शाम को 8:30 बजे ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है उनको आप जोड़ने का काम करा करो, ठीक है भाई। आप ही तो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक 8:30 बजे जो हमारी क्लास है वो आपको मिलेगी आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म में कुरुक्षेत्र पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ा करो। और ये जो सीरीज है इसकी हमने शुरुआत कर दी, ये आपकी कभी भी मिस नहीं होगी। मंडे टू सैटरडे ये चलने वाली है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे है ये सीरीज चलने वाली है। देखो 2 दिन 3 दिन से हमारी ईवीएस की क्लास भी नहीं हो रही। एक इंश्योरेंस की क्लास का मैंने बोल रखा था, ठीक है। तो वो क्लास आपको आज भी नहीं, शायद आपको कल 100% डेफिनेटली ईवीएस की क्लास ना सॉरी इंश्योरेंस की क्लास है वो आपको मिल जाएगी। 2 क्लास से मैंने शेड्यूल की है, 2 क्लासों में पूरा कंटेंट तैयार किया है। तकरीबन आपके 125 के आसपास क्वेश्चन वहां से बनेंगे। पूरे का पूरा इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां से फंस जाएगा और वहां से नहीं फंसा तो ये समझ लेना किसी का पढ़ा हुआ नहीं है, वो फिर तुक्के की बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई यहां पर जो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को 8:30 बजे जोड़ने का काम करें। इसकी टाइमिंग कभी भी आपकी इधर उधर नहीं होगी। 8:30 बजे आपको प्रॉपर जो क्लास है वो मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल 8:30 बजे आपको प्रॉपर क्लास अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी बात जरूर मानेंगे, अवश्य मानेंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस मुहिम में हमारा सपोर्ट करेंगे। और आप हमारा दिल से सपोर्ट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। हम
खूब अच्छे से अच्छा आपके लिए करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दिल से आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।